नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। इसमें जीएस फिफ्थ का एक लेक्चर अपलोड होता है 10 AM एंड जीएस सिक्स्थ का लेक्चर अपलोड होता है 6 PM। और अपना टारगेट है कि हम 1.5 से 2 महीने में सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे, पीपीटी दोनों में होगी, बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिस बुक पर बेस्ड ये सीरीज़ है जीएस 6 का लेक्चर है, ये 6 PM वाला, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में बुक अवेलेबल है। सो हाय गाइस, दिस इज़ मी मोहित शर्मा, योर टीचर। द सोल मोटिव बिहाइंड दिस सीरीज इज़ टू बिकम योर फेवरेट टीचर, और उसके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। आप लेक्चर देखिए तो आपको समझ आएगा। ये आपको यूपी स्पेशल के बेस्ट अवेलेबल लेक्चर एंड बेस्ट अवेलेबल बुक होने वाली है। ओके, तो देखिए जीएस फिफ्थ पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी सिक्स्थ पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार आप इसका सिलेबस देख लीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो ये हमारी मेंस नेविगेटर मेंस मार्गदर्शन सीरीज है। इसमें देखिए आप सिक्स्थ पेपर मिलेगा हमको। ओके, दिस इज फोर्थ पेपर, ये रहा हमारा सिक्स्थ पेपर। ओके, तो सिक्स्थ पेपर में क्या क्या आ रहा है देखना। यूपी की इकोनॉमी है, यूपी का सोशल जस्टिस है, यूपी की ज्योग्राफी है, यूपी का एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। डन। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। जीएस सिक्स्थ पेपर को हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? यूपी की ज्योग्राफी से। डन। तो एक बार यूपी ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं कि यूपी ज्योग्राफी में क्या क्या शामिल है सिक्स्थ पेपर में। चलिए देखते हैं। तो यूपी ज्योग्राफी में देखिए आप कुल 9 पॉइंट हैं, जिसमें पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भूगोल। इसमें क्या क्या आ रहा है? भौगोलिक स्थिति, उच्चावच संरचना यानी कि उसका फिजियोग्राफिक डिवीजन, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश में सिंचाई, खनिज, हवा प्रणाली, वनस्पति, ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक 1 में। फिर टॉपिक 2 उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जलवायु, वन, घास, मैदान, ये। टॉपिक 3 में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। टॉपिक 4 में एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री। टॉपिक 5 में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड टॉपिक 6 में एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। टॉपिक 7 में एग्रीकल्चर से अलग जो कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सिविकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। फिर एनर्जी का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में एनर्जी, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन। तो ऐसे करके टोटल 9 टॉपिक हैं। ओके, कितने क्वेश्चन आते हैं यूपी ज्योग्राफी से जीएस सिक्स्थ पेपर में? तो देखिए जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से 2 पेपर हुए हैं, 2024-23। तो इसमें जीएस सिक्स्थ पेपर में 80 नंबर का आया था, 200 में से 80। और यहाँ भी 200 में 80 में आया 2024 में। इससे पहले जो सिलेबस था 2018 से लेके 2022 था, वो भी नया ही सिलेबस था, फिर उसको बदल के यहाँ 23-24 में नया कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे यूपी का जो ज्योग्राफी था वो जीएस फर्स्ट पेपर में था, यूपी ज्योग्राफी 1 पॉइंट खाली। यहाँ पे 9 पॉइंट ऐड किए गए सिक्स पेपर में। ओके, तो उस 1 पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे? 18 में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 19 में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, फिर 20 में 20 नंबर का आया था, 21 में 24 नंबर का आया था, 2022 में 16 नंबर का आया था। तो इन सब क्वेश्चन को हमने देखना है जब हम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, है ना। तो अभी हम आज यूपी ज्योग्राफी में जो टॉपिक 1 है यूपी ज्योग्राफी का, उसमें ये करने वाले हैं भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम सिलेबस में 1 बाई 1 सबको पूरा करेंगे, कट करता हुआ चलेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट है ना, पूरा 6 पेपर कंप्लीट। चलिए, तो हम ये टॉपिक करने वाले हैं आज, यूपी की भौगोलिक स्थिति एंड उसके भूआकृतिक प्रदेश। तो इससे क्या क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं ये देखते हैं एक बार। ओके, देखिए 2024 में इसी साल क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और इनके भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। उसके ज्योग्राफिकल रीजन बताओ, और ये जितने ज्योग्राफिकल रीजन हैं फिर उनके ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुल 200 शब्द। 200 शब्द में इतना कुछ कैसे लिखेंगे भी? देखो ये यूपी के ज्योग्राफिकल रीजन है ना, ऐसे। कुछ कुछ ऐसे है ना। तो यहाँ पे पहले शिवालिक का रीजन आता है,
फिर ये वाला जो एरिया है वो भावर एंड तराई का इलाका है, डन। और थोड़ा यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे फिर गैंगेटिक प्लेन का रीजन है, दिस इज गैंगेटिक प्लेन रीजन। और यहाँ पे फिर आता है सदर्न प्लेटू रीजन। तो 4 रीजन है, शिवालिक, भावर तराई, गैंगेटिक प्लेन एंड सदर्न प्लेटू रीजन। तो ये तो हमने इसके ज्योग्राफिकल रीजन लिख दिए। एक डायग्राम बना के आएंगे साथ में, बढ़िया सा, आधा क्वेश्चन हो गया। अब कह रहे हैं इनके भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व बताओ। अब ये डिफिकल्ट टास्क है, 4 रीजन और चारों की 3-3 बातें पूछ रहा है कि शिवालिक के भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना। फिर ऐसे भावर तराई के भी इकोनॉमिक, कल्चरल, ज्योग्राफिकल फीचर्स पूछें तो उनको क्या करेंगे, फिर इस तरह से लिख देंगे, है ना। कोई शिवालिक रीजन लिखेंगे, उसके आर्थिक में बस 1-2 पॉइंट, फिर उसके सामाजिक में 1-2 पॉइंट, क्योंकि कुल 200 शब्द है, बहुत ज़्यादा तो लिख भी नहीं सकते, है ना। सॉरी, सामाजिक नहीं पूछा, आर्थिक, कल्चरल, मतलब इकोनॉमिक पूछा है, कल्चरल पूछा है एंड ज्योग्राफिकल फीचर पूछे हैं, डन। तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया, क्या आ रहा है कि यूपी के रीजन पूछ के उनके ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर पूछ ले रहा है, डन। इससे पहले देखते हैं इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आया है क्या। देखिए, एक क्वेश्चन 2020 में है, डिवाइड द उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन। तो फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया ना, फिजिकल रीजन में फिर वही बनाएंगे कि शिवालिक है, भावर तराई है, गैंगेटिक प्लेन है एंड सदर्न प्लेटू रीजन है। फिर क्या पूछा है आगे, डेस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर। खाली ज्योग्राफिकल फीचर पूछे हैं, और किसके पूछे हैं, भावर एंड तराई रीजन के। ये क्या हो रहा है भाई, एक क्वेश्चन में आपने केवल एक ज्योग्राफिकल रीजन का केवल एक फीचर पूछा है, भावर एंड तराई का ज्योग्राफिकल फीचर। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन था, उसमें चारों रीजन, शिवालिक भी, भावर तराई भी, गैंगेटिक भी, सदर्न प्लेटू भी, और उनके 3-3 फीचर पूछे हुए थे, इकोनॉमिक फीचर भी, ज्योग्राफिकल फीचर भी, कल्चरल फीचर भी, डन। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें 2 ही चीज़ें काम की हैं। एक ही आपको डिवीजन पता होना चाहिए, और दूसरा उसके ज्योग्राफिकल फीचर, इकोनॉमिक फीचर एंड कल्चरल फीचर पता होने चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से हम खुद को कैसे तैयार करेंगे, या तो वो चारों रीजन के तीनों फीचर भी पूछ रहा है, या एक रीजन का एक ही फीचर पूछ रहा है। तो यहाँ मेन चैलेंज क्या है कि अकेला है तब भी हमारे पास इतना मटेरियल हो कि हम उसको कर पाएँ। खाली ये आ गया और 125 शब्द में आया है, तो इतना तो हो कि 125 शब्द लिख पाएँ। एक चुनौती ये है, हर किसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में, है ना, जिससे कि हम अगर अकेला उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए तब भी हम लिख पाएँ। ये पहली चुनौती हमारी है, इसे हम करेंगे, हम डिटेल में इसको देखेंगे। दूसरी चुनौती है कि जब डिटेल में पढ़ेंगे हर पॉइंट पे ज़्यादा होगा हमारे पास, डन। और उसने एक पे एक पूछ लिया तो फिर उसको छोटा करके लिखेंगे, ये दूसरी चुनौती है। ये ज़्यादा बड़ी बैठेगी आपके लिए, दूसरी वाली, है ना। चूँकि कंटेंट हम आपको डिटेल में दे देंगे तो आपको फिर वो छोटा करके लिखना होगा। उसका तरीका ये है कि आप पढ़ते समय, नोट्स पढ़ते समय, अब तो आपको पता चल गया ना ऐसे हो सकता है ये परेशानी है, तो आप अपने नोट्स को इस तरह से हाईलाइट करके रखना। तो ऐसे ही मान ले रहे हैं ये कंटेंट है और आपको ये इतना सारा तो हमने डिटेल में दे दिया, उसमें से आपने पहले से सेलेक्ट कर लिया कि अगर छोटा करके लिखना हुआ तो मैं बस ये वाली चीज़ें लिखूंगा, और बड़ा लिखना हुआ तब तो पूरा है। तो इतनी समझदारी आपको अपने घर पे दिखानी होगी कि आपने उसको हाईलाइट करके रखना है, जिससे कि छोटा पूछा जाए आप छोटा भी लिख पाओ, बड़ा पूछा जाए तो आप बड़ा भी लिख पाओ, डन। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, ओके। हमने अभी बस ये देखा कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से क्या चीज़ें काम की हैं, और 2 बार उससे क्वेश्चन आया हुआ है, डन। यूपी की ज्योग्राफी। तो जो इसका पहला टॉपिक है ज्योग्राफी की लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, इसमें इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, रिलीफ और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। ज्योग्राफिकल रीजन क्या है या फिजियोग्राफिक रीजन क्या है, ऐसे कुछ भी पूछे उसका एक ही मीनिंग है, डन। और सिलेबस में 3 पॉइंट हैं तो हम तो तीनों कवर करेंगे। पहले आज हम लोकेशन देखेंगे, फिर उसका रिलीफ एंड स्ट्रक्चर देखेंगे, डन। चलिए तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं फिर यूपी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, और उसमें पहला टॉपिक है हमारा यूपी की ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो देखिए कुछ फैक्ट याद कर लीजिए। यूपी का एरिया आप याद कर लेना, प्री में कहीं काम आ सकता है ना, 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज ये कौन से पोजीशन पे आता है इंडिया में, पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है, डन।
तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि यूपी किस पोजीशन पे आया है, इसकी रैंक अभी 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया। ओके, देखिए 2023 में आया कि 4 राज्य दे दिए और कह रहे हैं इनको कि ऑर्डर में लगाओ, तो आप इसका राइट ऑर्डर लगा लेंगे फिर। डन। लैटिट्यूड कितना है यूपी का, लॉन्गिट्यूड कितना है ना, लैटिट्यूड यानी कि यहाँ से यहाँ तक यूपी कितना बढ़ रहा है, तो देखना 2352 और 3024, ये 2352 हो गया और ये 3024। लॉन्गिट्यूड कितना है उसका, मतलब ये वाला और ये वाला हिस्सा, तो ये 77.5 से 84 डिग्री 39 मिनट तक है। इसको भी आप याद कर लेना, प्री में आ सकता है बहुत आराम से ना, प्री के आ सकता है। ये बेसिकली मेंस की सीरीज है, बट हम इसमें प्री का भी कवर करेंगे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी प्री के लिए इससे अलग। लेंथ कितनी है नॉर्थ टू साउथ, देखिए 650 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, तो 240 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखेंगे कि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई तो 240 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। ये चीज़ें आपके प्री के काम की है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी का कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया के हिसाब से, लखीमपुर खीरी। दूसरा, इससे छोटा दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो सोनभद्र, आप याद रखेंगे। डन। ऐसे सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़। डन। तो ये सबसे छोटे और सबसे बड़े कौन से हैं, ये भी हमने देख लिया है ना। पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के हिसाब से लगभग 19.98 करोड़, 20 करोड़ के आसपास है ना। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 16.50% है। अगर लेटेस्ट एस्टीमेट देखें, अभी नया सेंसस तो आएगा, तब तक आपने ये ऊपर वाला डेटा यूज़ करना है, बट अभी अंदाज़ा लगभग है कि 24.3 करोड़ समथिंग हो गई होगी। और 2011 में ये लार्जेस्ट सब डिवीजन था पूरे वर्ल्ड का, लार्जेस्ट सब डिवीजन। यूपी में तो, इंडिया में तो मोस्ट पॉपुलस है ही, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया में। पूरे वर्ल्ड का सब डिवीजन जो कि मोस्ट पॉपुलस है, इट मीन्स जैसे हमारे यहाँ एक नेशन हो गया इंडिया, फिर उसके सब डिवीजन हो गए स्टेट, तो ऐसे और राज्यों में भी होता होगा, इट मीन्स और कंट्री में भी होता होगा, उनके सब डिवीजन होते होंगे। तो जितने वर्ल्ड में सब डिवीजन है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसमें मिलती है, यूपी में। ये आया हुआ क्वेश्चन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 9, 2017 में आया है। सोइल ग्रुप कितने मिलते हैं, 8 मिलते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, बेसिकली तो हमें लोकेशन देखनी थी, उसके साथ हमने फैक्ट देख लिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम, सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। सबसे पुरानी कौन सी है, तो वो पूर्वी यमुना नहर है। डन। नेचुरल बाउंड्री वैसे हमने 5th पेपर की क्लास में भी देखी हैं, बट हम इसको सेपरेट रखेंगे। हो सकता है कोई 5th पेपर की क्लास नहीं कर रहा हो, 6th की कर रहा हो, तो हम उसको फिर से देखेंगे। जो चीज़ भी रिक्वायर्ड होगी उसको दोनों क्लासेस में देखा जाएगा। जो दोनों पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो यूपी की लोकेशन मीन्स यही है कि उसका लैटिट्यूड कितना है, उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, डन, उसका एरिया कितना है, और यहाँ कौन कौन से नेचुरल बाउंड्री हैं ऐसे। तो यूपी की नेचुरल बाउंड्री में देखिए, यहाँ पे शिवालिक रेंज आती है। ओके, यहाँ शिवालिक रेंज है जो यूपी को बाकी से अलग करती है। यहाँ पे यमुना नहर, फिर यहाँ पे चंबल, फिर यहाँ बुंदेलखंड, फिर यहाँ पे कुछ विंध्यन रेंज है, फिर यहाँ पे बघेलखंड। उसके बाद इधर यहाँ रिवर कर्मनास आती है, फिर यहाँ पे रिवर घाघरा आती है, और फिर यहाँ पे रिवर गंडक। तो ये इसकी नेचुरल बाउंड्री हो गई। डन। शिवालिक, यमुना, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्यन रेंज, फिर बघेलखंड, फिर कर्मनासा, उसके बाद में फिर घाघरा, फिर गंडक। डन। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको देख लेना। पूर्व पश्चिम में कौन सीमाएं बनाता है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। 5th पेपर में भी देखा था कि चंबल रिवर किन राज्यों के बीच में सीमा बनाती है, या नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड विच स्टेट, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो आपने देख ही लिया भी है ना, मध्य प्रदेश के साथ में। ऐसे जो घाघरा और गंडक हैं, ईस्टर्न बॉर्डर किसके साथ में बना रही हैं, विच स्टेट, तो बिहार के साथ में। बहुत ये जो प्री वाले क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे लगेगा कि मतलब आप मेंस पढ़ो या अपने आप हो जाने प्री के क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो यहाँ हमने पहला देख लिया कि हमने लोकेशन देख ली। हमें देखना है लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, दिस इज रिलीफ एंड स्ट्रक्चर।
रिलीफ एंड स्ट्रक्चर को ही क्या बोल सकते हैं, फिजियोग्राफी। तो इसे उच्चावच बोलें, संरचना बोलें, भूआकृतिक प्रदेश बोलें। पेपर में इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, यही आंसर लिखना है। चलिए तो देखते हैं यूपी का रिलीफ कैसे है। पहले एक बार आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। यहाँ पे सदर्न टिप पे यहाँ शिवालिक फुटहिल्स मिलती हैं, डन। जैसे यहाँ हिमालय में मिलेगा हिमाद्री, हिमाद्री के बाद फिर हिमाचल, यहाँ पे हिमाद्री, फिर शिवालिक। तो यूपी में भी थोड़ी सी शिवालिक आती हैं, या यहाँ सहारनपुर के उत्तरी सहारनपुर वाले हिस्से में, डन। फिर जहाँ पे ये शिवालिक खत्म होता है तो शिवालिक का जो फुटहिल्स है, फुटहिल्स, वहाँ से क्या शुरू होता है, ऐसे मोटे मोटे पत्थर, यानी कि भावर। तो इस इलाके में भावर शुरू हो जाता है। फिर यहाँ नदियाँ छुप जाती हैं, और भावर के बाद फिर जहाँ नदियाँ प्रकट होती हैं, दलदली क्षेत्र, वहाँ पे क्या आ जाता है, तराई। तो दिस इज द भावर एंड तराई रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन हम पढ़ रहे हैं यूपी का, तो उसमें हमने दो देख लिए, शिवालिक फुटहिल्स एंड भावर एंड तराई रीजन, डन। फिर यहाँ से जो रिवर आ रही है, यहाँ पे ये यमुना, ओके, यहाँ जाके गंगा में मिल जाती है। फिर यहाँ से गंगा रिवर, और यहाँ से आ रहा है घाघरा। फिर इनकी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं ये दोनों, फिर ऐसे और रिवर जो इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, उन सब ने मिलके यहाँ पे एक प्लेन बनाया हुआ है। किन्होंने बनाया है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी। मेजर ट्रिब्यूटरी में कौन शामिल है, यमुना, और यहाँ पे घाघरा। तो इन्होंने मिलके जो प्लेन बनाया है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, उसको क्या बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन। तो शिवालिक फुटहिल्स क्लियर है, नंबर 1 फिजियोग्राफिक डिवीजन, नंबर 2 भावर, नंबर 3 गैंगेटिक प्लेन, एंड नंबर 4 सदर्न प्लेट्यू। तो हमने देखा 2 क्वेश्चन मेंस में आए हैं, दोनों में ये पूछा था कि आप ज्योग्राफिकल डिवीजन लिखो। तो इनके बारे में अभी हम देखेंगे आगे कंटेंट में। डायग्राम आपको मिल गया, कौन सा बना के आना है जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, ये मैप वहाँ पे बनाना ही बनाना है, ओके। दूसरा क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, कि इनके फीचर्स बताओ, कैसे फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर, इकोनॉमिक फीचर एंड कल्चरल फीचर। तो एक बार इसके पूछ लिए थे कि पहले पूरा ज्योग्राफिकल रीजन बताओ, फिर भावर एंड तराई के ज्योग्राफिकल फीचर बताओ। अभी पढ़ेंगे सब डिटेल में, डोंट वरी। और एक बार पूछा था कि इसको बना के ये जितने भी रीजन हैं उन सब के ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर बताओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए, रट, ओके। मतलब कि जब आप पढ़ने बैठो फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आपके दिमाग में आए कि फिजियोग्राफी से अभी तक ये 2 क्वेश्चन आए हैं और मुझे ये पढ़ना है। इसको बोलते हैं मेंस के लेवल की पढ़ाई। आप पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, तो वो टाइम की बर्बादी है। अब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्लियर है कि हमें 2 बातें पढ़नी है, इसका ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ना है, उसका एक मैप बनाना है बढ़िया सा, और फिर उनके फीचर्स देखने हैं, और फीचर्स से रिलेटेड कोई मैप हो सकता है तो वो बना देना है। चलिए तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं फिर, ओके। सबसे पहले है शिवालिक फुटहिल्स। तो इसको जानेंगे शिवालिक फुटहिल्स क्या है, और फिर उसके फीचर्स पढ़ेंगे, डन। देखिए तो शिवालिक फुटहिल्स क्या है, यानी शिवालिक फुटहिल्स इन उत्तर प्रदेश रेफर टू अ नैरो बेल्ट of low hills that form the southernmost part of Himalayan system। तो भाई हिमालयन सिस्टम का ही तो है, देखो ये जो हिमालयन सिस्टम था, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, उसका सदर्न पार्ट ही तो है, सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम, डन। और नैरो बेल्ट है कुल इतने से हिस्से में, तो नैरो बेल्ट तो होगी। और हिमाद्री में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल में उससे छोटी, शिवालिक में उससे छोटी। डेफिनेशन को ब्रेक कर लो, याद करना आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, शिवालिक फुटहिल्स यूपी में एक नैरो बेल्ट है, किसकी, लो हिल्स की, जो कि हिमालय का कौन सा पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट। और यूपी में कहाँ टच होती हैं, नदर्न फ्रिंज ऑफ स्टेट। अपने यूपी का कौन सा हिस्सा है, नदर्न। हिमालय का कौन सा है, सदर्न, उसका दक्षिणी है, अपने यूपी का उत्तरी है। और कहाँ पे लाई करती हैं, इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे शुरू में, तो वहाँ काम आ जाएगा कि शिवालिक क्या है, डन। कब बनी है, थोड़ी सी बातें लिख देंगे। टर्शियली अपलिफ्ट के में बनी है, तो वो तो जीएस फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हिमालय कब बना है ना।
टर्शियरी पीरियड में हिमालय बना है, ओके, अगर आपको याद हो तो टर्शियरी पीरियड जो ये लिखा है, और उसमें फिर अलग अलग समय पे ये बनी है। जैसे कि ये जो बनी है हिमाद्री, तो ये इओसीन पीरियड में बनी है। फिर जो हिमाचल बना है वो मायोसीन में बना है, और जो शिवालिक बना है ये प्लायोसीन में बना है, प्लायोसीन। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो प्लायोसीन पीरियड, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे भाई इसको, प्लायोसीन। डन। तो शिवालिक के बारे में हमने ये जो जाना, ये कहाँ पे काम आएगा, मैप बनाने के बाद में अगर इंट्रोडक्शन हमें कभी शिवालिक पे ही क्वेश्चन आ जाए, लिखना पड़े, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ओके। और देखिए एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल है, अरे पहाड़ियाँ हैं तो वैसे ही अनसुटेबल होंगी भाई। ये कुछ पहाड़ियों के नाम लिखे हैं, फिर यहाँ पे छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, अमसोत है, बहासिया है, साकम्बरी है, सहनसारा, मोहुंद। ये जो मोहुंद है इसको गेटवे टू देहरादून भी बोला जाता है, देहरादून का प्रवेश द्वार है। डन। तो इसमें से ये वाला पोर्शन तो कोई ज़्यादा काम का नहीं लग रहा, लेकिन ये वाला पोर्शन इंट्रोडक्शन में काम आएगा। फिर उसने शिवालिक के फीचर्स पूछे, ज्योग्राफिकल फीचर, इकोनॉमिक, तो उनमें क्या लिखेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर जो अभी पढ़ रहे थे वो भी तो ज्योग्राफिकल फीचर ही थे, तो वहाँ से कुछ लिखेंगे कि ये हिमालयन सब बेल्ट में लाई करता है ना, सब बेल्ट ही है उसकी शिवालिक। एंड फॉरेस्टेड हिल्स हैं यहाँ पे, कुछ रिवर ओरिजिनेट होती हैं, और रिवर कैसी लिखी है देखना, सीजनल। बोले ये क्या पढ़ा रहे हो, अभी तक तो ये पढ़ते आ रहे थे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो पेरिनियल होती हैं, बारहमासी होती हैं, सदानीरा होती हैं, और जो यहाँ वाली नदियाँ हैं प्लेट्यू रीजन वाली वो सीजनल है। अब कह रहे हो ये यहाँ सीजनल नदी निकल रही है शिवालिक से, तो यह वो पूरे हिमालय की बात करते हैं। उसमें हिमाद्री की जो ऊंची चोटियाँ हैं वो बर्फ भर बर्फ से आच्छादित रहती हैं, इसीलिए वो हिम से ढका हुआ है, तभी उसका नाम है हिमाद्री। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा बर्फ पिघल के नदी बहती रहती है। लेकिन अभी तो हम हिमाद्री की बात नहीं कर रहे, हिमाचल की भी नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, शिवालिक की। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से बर्फ से ढकी हुई हैं, नहीं रहती ना, तो इनसे कैसे नदियों का हमेशा फ्लो होगा। सीजनल रिवर यहाँ से निकलती हैं, और जो सीजनल रिवर हैं उनको क्या बोल रहे हैं देखना, राउस बोल रहे हैं, जो सीजनल रिवर यहाँ से निकलती हैं। तो शिवालिक के खाली ज्योग्राफिकल फीचर आ जाए तो क्या लिखेंगे, समझ आ रहा है। लिखेंगे सब हिमालयन बेल्ट है, फॉरेस्टेड हिल है, कुछ रिवर ओरिजिन हो रही हैं यहाँ से, जैसे कि सोलानी, और सीजनल रिवर निकलती हैं जिन्हें राउस बोलते हैं। ये यहाँ से भावर रीजन की बिगनिंग है, तो ऑब्वियसली देखो शिवालिक फुटहिल्स खत्म होगी तो क्या आएगा, पहले भावर आएगा, फिर तराई आएगा, और फिर एलुवियल प्लेन आ जाएगा। स्टीप स्लोप है, फ्राजाइल इकोसिस्टम है, ऑब्वियसली स्टीप स्लोप होंगे, और स्टीप स्लोप है तो उसके बाद में फिर लैंडस्लाइड का खतरा है, सॉइल इरोजन ज़्यादा है, फ्लैश फ्लड आ जाती है, क्लाउड बस्ट हो जाते हैं। ये सब बातें अगर खाली ज्योग्राफिकल फीचर आया तो उसमें लिखेंगे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या इकोनॉमिक फीचर्स ना, यहाँ खेती वगैरह तो होती नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, इंडस्ट्री भी नहीं लगेगी, प्लेन इलाका नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो फिर ये किस लिए फेमस है, क्या, एक तो देखो यहाँ फॉरेस्ट मिलता है, कुछ मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, सीजनल एग्रीकल्चर हो जाती है, बेसिकली वो शिफ्टी कल्टीवेशन टाइप से। हॉर्टिकल्चर ये हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री है, पशु चरवाहे यहाँ पे रहते हैं, और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है पिलग्रिमेज के लिए, और इको टूरिज्म, तो ये एक रूट भी प्रोवाइड करता है अपर हिमालय के लिए, फिर है ना। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद क्या है, उत्तराखंड, तो वहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाली कल्चर, उसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। फोक ट्रेडिशन, फोक सॉन्ग्स, लोकल डीटीज, पहाड़ी इलाकों की ये विशेषताएं हैं। डन। स्थानीय देवता होते हैं, और हिमालयन पिलग्रिमेज का रूट है, ये हम क्या बता देंगे इसका, कल्चरल सिग्निफिकेंस। देखिए तो हमें कुल मिला के जो यूपी का ज्योग्राफी है उसका पहला टॉपिक फिजियोग्राफी या ज्योग्राफिकल रीजन, उसमें पढ़ने थे ज्योग्राफिकल रीजन और उनकी विशेषताएं। तो हमने पहला ज्योग्राफिकल रीजन शिवालिक पढ़ लिया और उसकी विशेषताएं पढ़ ली। अगर आ जाता है क्वेश्चन तो कर लेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, एंड कल्चरल और इकोनॉमिक भी पूछ ले तो आप लिख लोगे आसानी से। ओके, अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, भाबर एंड तराई। ये भाबर और तराई क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो पहले भाई अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बेसिक तो होना चाहिए लिखने के लिए, डेफिनेशन टाइप,
इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, अलग सेपरेट क्वेश्चन आ गया तो, है ना। देखो तो भाबर रीजन क्या है, अच्छा देखना, ये हटा दिया यहाँ से, 1 मिनट, ये काम आएगा। भाबर रीजन में पहले एक नैरो बेल्ट है जिसकी चौड़ाई कम है, भाबर एंड तराई में, है ना। तो इस नैरो बेल्ट को क्या बोल रहे हैं, भाबर। और फिर एक थोड़ी सी बड़ी बेल्ट है, चौड़ाई ज्यादा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, तराई। तराई जो है उसको गैंगेटिक प्लेन से लगी हुई है, और ये जो भाबर है वो शिवालिक फुटहिल्स के बाद में है। इन 4 बातों का यूज करके आप इंट्रोडक्शन बना लेना। भाबर लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स, और वो नैरो है, पोरस है, रोकी है, ये सब बातें आप लिख सकते हो आसानी से। ऐसे तराई के बारे में, लाई इमीडिएटली साउथ ऑफ भाबर या फिर नॉर्थ ऑफ गैंगेटिक प्लेन, और ये कैसा है, थोड़ा सा ब्रॉड है, मार्सी है, फर्टाइल है। वो जो यहाँ पे नदियाँ लुप्त होती हैं वो यहाँ के फिर से आ जाती हैं, तो मार्सी लैंड है। तो इतना तो इंट्रोडक्शन में काम आएगा, डन। फिर ये क्या पूछेगा, इसके फीचर्स, इमेज ये हम देख चुके हैं, तो फीचर्स देखते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर एंड इकोनॉमिक फीचर एंड सो ऑन। तो अब इसमें 2 चीजें, भाबर एंड तराई, तो दोनों को देखना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल फीचर तो पहले भाबर के फिर तराई के, इकोनॉमिक्स तो फिर भाबर तराई। तो भाबर के इकोनॉमिक फीचर क्या है, शिवालिक फुटहिल्स है, डन। नैरो स्ट्रिप है, बता दिया। पोरस लैंड है क्योंकि पानी जो है उसमें परकोलेट कर जाता है नीचे। एंड कोरस एलुवियम है, मतलब ऐसे यहाँ पे मोटे कण वाली मिट्टी मिलती है, जो थोड़ी बहुत मिट्टी मिलती है। एलुवियल फैन मिलते हैं यहाँ पे, इस तरह से मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, एलुवियल फैन बनते हैं, और कैसी है वो, थोड़े मोटे दाने हैं उसमें। बाकी पेबल, ग्रेवल, बजरी, पत्थर, इस तरह की चीजें मिलती हैं, डन। नेपाल के पैरेलल रन कर रहे हैं इस तरह से, ओके, टेक अ मिनट, इस तरह से, ओके, ऐसे है यहाँ से यहाँ तक, तो नेपाल के पैरेलल हो गया। एंड कहाँ से, सहारनपुर से लेके देवरिया तक जा रहा है, यहाँ सहारनपुर से लेके ऐसे करके महाराजगंज, फिर यहाँ आके देवरिया तक, यहाँ तक फैला हुआ है भाबर रीजन, है ना, भाबर तराई वाला पोर्शन बेसिकली। ये मैक्सिमम विद इसकी 34 किलोमीटर है, एंड इन द वेस्ट एंड डिक्रीज विद द ईस्ट, इधर चौड़ा है और इधर की तरफ जाते जाते पतला संकरा होता चला जाता है। ऐसी चीजें प्री में भी काम आ सकती हैं, और मेंस में तो हम फीचर्स में लिखी हैं। रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, अगर रिवर डिसअपियर हो रही है तो ऊपर से ज़्यादा पानी आता होगा, तो इस इलाके में फिर फ्लड नहीं आ पाती होगी, जो रिवर तो डिसअपियर हो रही है। तो ये नेचुरल फ्लड एब्जर्वर का भी काम कर रहे हैं, डन। एंड फॉरेस्टेड बेल्ट है ये, फॉरेस्टेड बेल्ट, चूंकि इसमें ऐसे बारीक मिट्टी नहीं है तो यहाँ खेती के लिए तो ज़्यादा सुटेबल नहीं है ना, तो फॉरेस्ट के हिसाब से। एंड ये देख लिया हमने, पुअर इन एग्रीकल्चर, यही सब बातें यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई हैं, डन। तो आप इसको पढ़ लेना, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये ज्योग्राफिकल फीचर किसके हो गए, भाबर के। तराई के क्या ज्योग्राफिकल फीचर है, साउथ ऑफ भाबर है, या बोल सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट गैंगेटिक प्लेन है। तो अब इसमें कुछ याद करने का है, समझ लोगे तो कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। ब्रॉड है, मार्सी है, फर्टाइल बेल्ट है, जो अंडरग्राउंड रिवर थी वो यहाँ पे रीइमर्ज हो जाती है। फाइन एलुवियल सोइल है, वहां पे जो पत्थर के साथ में मिल रही थी वो कोरस एलुवियल सोइल थी, और यहाँ पे कैसी है, फाइन। वाटर लॉक्ड कंडीशन है, बता सकते हो कौन सी खेती ज्यादा अच्छी होगी वाटर लॉक्ड है तो, चावल की अच्छी होगी, है ना, गन्ना अच्छा होगा। तो तराई का यही सोल्यूशन निकाला गया। तराई रीजन के डेवलपमेंट के लिए उसे सरकार गन्ना बेल्ट के तौर पे विकसित कर रही है ना, गन्ना, चावल, ये चीजें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। वाटर टेबल ऑब्वियसली हाई होगा, सरफेस पे ही वाटर है ना, तो वाटर टेबल यहाँ पे हाई है। वाटर की प्रॉब्लम इधर है अपने ये वाले वेस्टर्न वाले इलाके में, ओके। वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ पंजाब में और ये वेस्टर्न यूपी में, तो ये जो वेस्टर्न यूपी वाला इलाका है वहाँ वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया। इधर समस्या नहीं है, यहाँ वाले पानी से परेशान है, यहाँ वाले पानी कम हो रहा है उससे परेशान है, परेशान दोनों है। हाँ, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, देखा उसकी तो 34 थी और उधर की तरफ कम होती चली जा रही थी ऐसे। इसकी जो है 80 to 90 विद की चौड़ाई है, पर ये समय के साथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इसके हिस्से को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से धीरे धीरे जो तराई रीजन है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, तराई रीजन, ओके, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है समय के साथ।
बाकी फ्लड की समस्या यहाँ पे रहती है भाई, चूंकि सरफेस पे ही वाटर है तो फिर थोड़ा सा उसका बढ़ जाएगा फ्लो तो तुरंत फ्लड आ जाएगी। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, बायोडाइवर्सिटी, यूनिकनेस उनके लिए फेमस है ना। तो ये देखा होगा कल जीएस 5th पेपर अगर कोई साथ साथ कर रहा है तो 5th पेपर में हमने बताया था पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ पे कौन आ रहा है, दुधवा नेशनल पार्क, तो वो तराई रीजन में ही तो है दुधवा नेशनल पार्क। थोड़ी सी एक आध शिवालिक की रेंज, ये धुंधुवा रेंज है वो या कहीं कहीं पे मिल जाती है, वरना माउंटेन रीजन तो जो हिमालय वाला है वो तो सहारनपुर में मिलता है। बाकी थोड़ा सा माउंटेन रीजन यूपी में साउथ में मिलता है, पर वो फिर विंध्यन रेंज वाला है, हिमालय रेंज नहीं होगी। ये ज्योग्राफिकल फीचर देख लिया हमने भावर तराई के। ये क्वेश्चन आ जाए कि यूपी के ज्योग्राफिकल रीजन लिखो तो मैप बना के लिख दोगे आराम से, शिवालिक, भावर तराई, गैंगेटिक एंड सदर्न प्लेटू। फिर इसमें फीचर्स पूछ ले भावर तराई के, ज्योग्राफिकल फीचर है ना, यही क्वेश्चन आया था 2021 में, डन 21 में या 20 में। चलिए, चूंकि एक बार इकोनॉमिक भी पूछे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक फीचर में इन्होंने क्या बोला कि भावर के पढ़ेंगे पहले फिर तराई के। तो भावर में तो अभी देखा लिमिटेड एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, चूंकि वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है। बट वो जो वहाँ पे बजरी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, रोड में, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब में। तो ये वहाँ का बेनिफिट है, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है और ये एक बेस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर लिमिटेड है। तराई रीजन की क्या विशेषताएं हैं, एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड है एंड शुगर केन, राइस इनके लिए फेमस है। वीट पल्सेस मन हो तो लिखना, वरना ये दोनों जरूर लिख देना, शुगर केन, राइस। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी इंडस्ट्री, इको टूरिज्म, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो @दुधवा नेशनल पार्क एग्जाम्पल के तौर पे। शुगर केन इकोनॉमी, सरकार इसको डेवलप कर रही है शुगर केन बेल्ट के तौर पे। एंड होम टू मेजर इरिगेशन एंड कैनाल सिस्टम। भाई कैनाल कहाँ पे काम करेंगी, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं तो काम करेंगी। पानी कहाँ ज़्यादा है, तराई में ज़्यादा है। तो इसमें क्या याद रखने की बात है कि कैनाल सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा बिल्ड हुआ है तराई रीजन में, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। बस पढ़ना है और लिंक करना है कि कैनाल सिस्टम क्यों ज़्यादा है, आपने लिंक कर लिया एक बार आपकी, पानी ज़्यादा है उस वजह से। जब पानी नहीं होगा तो नहर में क्या बहेगा भाई, तो फिर आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे कैनाल सिस्टम ज़्यादा बिल्ड हुआ है। डन। जहाँ पानी नीचे जा रहा है वहाँ कुएं, नलकूप ये ज़्यादा विकसित हो रहे होंगे अपने वेस्टर्न यूपी में। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी अलग अलग देखते हैं। भावर रीजन का क्या है, तो देखो जो भावर रीजन है वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट ट्राइब मिलती हैं, हिली कम्युनिटीज एंड कुमाई और गढ़वाली जो कल्चर इन्फ्लुएंस है जो हमने देखा था शिवालिक फुटहिल्स पे, उसका प्रभाव मिलता है। सरयू, गोमती इनको एक पवित्र नदी के तौर पे यहाँ माना जाता है। तराई रीजन में देखें तो पहाड़ी, अवधी, थारू ट्राइबल कल्चर वो यहाँ पे प्रीवेंट है। थारू ट्राइब के बारे में जानते हैं, इस पे प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सब हम पढ़ेंगे अलग अलग जगह, अभी तो आप थोड़ा थोड़ा आपको यूपी का एक आइडिया होता रहे उसके हिसाब से देख। यहाँ पे थारू ट्राइब रही है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ बिहार में भी है, फिर यहाँ उत्तराखंड में भी है और नेपाल में भी है। वैसे ये ओरिजिनली देखें तब तो नेपाल की ट्राइब है, बट अभी इन इलाकों में ज़्यादा रहती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है थारू। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दीपावली को शोक के तौर पे, फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग या फेस्टिवल ऑफ सोरो कौन मनाता है, यही थारू ट्राइब है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये सब प्रैक्टिस करते हैं। डन। तो तराई रीजन में जब हम कल्चरल इन्फ्लुएंस लिखेंगे तो थारू ट्राइब को तो लिखना पड़ेगा। फिर यहीं पे गोरखपुर में ये गोरखपुर मठ है ना, इसके बारे में लिख सकते हैं। कल्चर के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं इसके बारे में। तो इसमें आप क्या थोड़ा सा जान लो, कोई जानता है गोरखपुर मठ के बारे में, किन के लिए बना है क्या, है ना। तो शैव धर्म से रिलेटेड है, शैव धर्म से। तो जो गुरु गोरखनाथ हैं ये संत थे मे बी 11th सेंचुरी में के संत हैं, जब वो भक्ति आंदोलन अपने चल रहा था। ओके, गुरु गोरखनाथ। इनके बाद में इनके शिष्यों ने इन्हें शिव का अवतार माना और इनकी पूजा करने लगे, तो गोरखनाथ मठ बन गया। तो गोरखनाथ मठ शैव धर्म से रिलेटेड है और वहाँ शिव की पूजा
गुरु गोरखनाथ के रूप में शिव की पूजा की जाती है। महात्मा बुद्ध के लिए भी ये रीजन फेमस है, तराई वाला। जैसे श्रावस्ती सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, है ना। और सिद्धार्थ नगर, वहाँ पे उनका बचपन भी था, तो वो लिख सकते हो यहाँ पे। जब गौतम बुद्ध के बारे में लिखोगे तो श्रावस्ती, और जब यहाँ गोरखनाथ मठ के बारे में लिखोगे तो यहाँ लिख सकते हो गुरु गोरखनाथ वर्शिप्ड एज ए इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ये होता है आंसर को सब्सटेंशिएट करना, कि आप ऐसे नहीं लिख रहे कि उसका धार्मिक महत्व है। ये सुपरफिशियल आंसर होते हैं। धार्मिक महत्व है तो आप बताओ वहाँ पे कि यहाँ गुरु गोरखनाथ को शिव के तौर पे पूजा जाता है और श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तब तो आपको नंबर मिलेंगे। समझ गए ना। जब हम बोलते हैं कि सब्सटेंशिएट करके आंसर लिखना है तो उसका क्या मीनिंग होता है। डन। तो देखिए हमें टोटल 4 रीजन पढ़ने थे। हमने ये वाला रीजन पढ़ लिया और ये वाला रीजन पढ़ लिया। डन। अब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे जिससे ये ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। तो ये हमारे ज्योग्राफिकल रीजन कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।